विकलेश हूँ मैं के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और आज मैं सिर्फ एक खबर लेकर नहीं आया, मैं लेकर आया हूँ उस अंधेरे का मानचित्र जो हमारे चारों ओर खामोशी से बढ़ता चला जा रहा है। आज की कहानी एक घटना नहीं है, एक चेतावनी है। दोस्तों, लाल किले के पास धमाका हुआ, 13 लोग मारे गए, 26-27 लोग घायल भी हुए और टीवी पर कुछ घंटे बहस चली और सोशल मीडिया पर केवल 48 घंटे और फिर पूरा का पूरा देश चुप हो गया। जैसे 13 लोग नहीं, 13 परछाइयां मर गई हों। जांच के लिए विस्फोटक जम्मू कश्मीर भेजे गए। थाने में धमाका हुआ, 9 लोग मारे गए, उसमें पुलिसकर्मी भी थे और देश के विशेषज्ञ बोले ये खाद ही तो थी, क्या होना था इससे। और अगर खाद इतनी सुरक्षित थी तो ये 9 जवान जो मर गए, ये कैसे मरे? कारण बताने कोई नहीं आता। और इस देश में मौतों की गिनती होती है, लेकिन मौतों का मकसद कोई नहीं देखता। अब कहानी को फरीदाबाद की तरफ मोड़ते हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी 76 एकड़ का कैंपस है ये, और अरावली की पहाड़ियों में। वह इलाका जहां पर्यावरण इतना संवेदनशील है कि अगर आप दीवार पर एक लेयर पेंट भी चेंज करते हैं तो 10 एनजीओ विरोध में उतर आते हैं और कहते हैं कि पर्यावरण बर्बाद हो रहा है। लेकिन हैरानी की बात देखिए कि इस संवेदनशील इलाके में एक पूरा का पूरा विश्वविद्यालय बन गया। इमारत दर इमारत खड़ी हो गई, कैंपस फैलता रहा और एक भी एनजीओ ने विरोध का झंडा नहीं उठाया। मानो किसी ने सभी की आवाज़, सभी का गुस्सा, सभी का एक्टिविज्म एक साथ म्यूट कर दिया हो। वर्ष 2014 कांग्रेस सरकार से परमिशन मिला इस यूनिवर्सिटी को और 2015 में यूजीसी से मान्यता मिली। जब ये यूजीसी की मान्यता इसको मिली तब केंद्र में भाजपा सरकार थी और 2019 में भाजपा सरकार ने एमबीबीएस की अनुमति दे दी। सबके सब मौन हैं, सबके सब सहज हैं और सबके सब अनजान हैं, पर जानकर भी अनजान। और आज पता चल रहा है कि वहीं से जिहादी डॉक्टर तैयार हो रहे थे। डॉक्टर जो जान बचाते हैं, डॉक्टर जो जान बचाते हैं और यहां जिंदगियां बर्बाद करने के लिए प्रशिक्षित किए गए। और सबसे बड़ा मुद्दा शत्रु बोध का अभाव, यानी कि हिंदू समाज की सबसे बड़ी कमजोरी। घुसपैठ हो जाए, संस्थान पर कब्जा हो जाए, जिहादी नेटवर्क बन जाए, पर समाज को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और अब असली झटका सुनिए। जम्मू कश्मीर का जम्मू माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का एक मेडिकल कॉलेज जो 100% हिंदू भक्तों के चढ़ावे से चलता है, उसी कॉलेज में एमबीबीएस की 50 सीटें हैं और चयन होगा 42 मुसलमान छात्रों का। और ये घाटी नहीं है, ये जम्मू है। और वही जम्मू जहां बीजेपी को हाल के वर्षों में सबसे बड़ी राजनीतिक सफलता मिली है। और श्राइन बोर्ड का जो चेयरमैन है वो कौन है? एलजी मनोज सिन्हा है वो। और फिर भी किसी को कोई सवाल नहीं सूझा, कोई जवाब नहीं है इसका। और हिंदुओं के चढ़ावे से चलने वाले संस्थान में हिंदू छात्र ही क्यों गायब हो गए? क्यों किसी को यह अजीब नहीं लगा कि एक धार्मिक बोर्ड के कॉलेज में 85% एक ही समुदाय को सीटें चली गई? सोचिए, अगर ये जम्मू में होता है तो दिल्ली से लेकर वाराणसी तक क्यों नहीं हो सकता? 800 डॉक्टर कौन सी परीक्षा पास कर रहे थे? श्रीनगर के एसएसपी ने एक पोस्टर को देखा और उसमें लिखी हुई एक पंक्ति को पढ़ा उन्होंने, और उनकी सूक्ष्म दृष्टि ने पूरे के पूरे देश को बचा लिया। और जांच करते करते वह फरीदाबाद पहुंचे और पूरा का पूरा रैकेट सामने आया। डॉक्टरों का एक नेटवर्क, एक जिहादी ड्रिल, फंडिंग, वैचारिक प्रशिक्षण और कई राज्यों में फैली हुई डोर। और अनुमान के अनुसार 800 के करीब डॉक्टर पूरे देश में वैचारिक रूप से तैयार किए जा रहे थे। 800 डॉक्टर मतलब 800 अस्पताल, कम से कम 800 अस्पताल। 800 अस्पताल में 800 जिंदगियां ही लेके चलें रोज़ाना। और ये नेटवर्क अगर सफलता पा जाता तो देश के कितने शहर, कितने अस्पताल, कितनी ओपीडी एक समूह विशेष के नियंत्रण में आ जाते। और ये बम से भी बड़ा हथियार था, अस्पतालों का अंदरूनी कब्जा।
और अब मैं बताता हूं कहानी का एक तीसरा अध्याय। उत्तर प्रदेश, प्रयागराज, सैम हिगन बॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी एंड साइंसेस। नाम कितना वैज्ञानिक है, कितना वैज्ञानिक और कितना बड़ा नाम है, सैम हिगन बॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी एंड साइंसेस। नाम वैज्ञानिक है, काम जो है वो मिशनरी का था, कैंपस शिक्षण का था और माहौल था धर्मांतरण का। और यहाँ वर्षों से चंगाई सभाएं चलती हैं। और कोविड के समय यहाँ के वाइस चांसलर ये बोले कि मैं यीशु के आदेश से कोरोना को भगा दूंगा। वैज्ञानिक विश्वविद्यालय में कोरोना को भूत की तरह भगाया जा रहा था और वाइस चांसलर पर हत्या से लेकर धर्मांतरण तक आरोप हैं। और धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत एक केस दर्ज हुआ। हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से मना कर दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता प्रभावित व्यक्ति नहीं है, इसलिए उसकी लोकल स्टैंडाई नहीं है, यानी कि उसकी बात को सुने जाने का अधिकार नहीं है। और एफआईआर रद्द हो गई और मामला खत्म हो गया। अब सोचिए कि धर्मांतरण जैसे गंभीर मामले में अदालत ने पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर लगाया कि शिकायत करने वाला व्यक्ति प्रभावित व्यक्ति की श्रेणी में आता है या नहीं, यानी कि टेक्निकल बात पर। और कानून की एक लाइन, एक शब्द, एक परिभाषा और इसकी टेक्निकलिटी के आधार पर केस रद्द हो गया। पर असली सवाल कौन पूछेगा? असली सवाल कौन पूछेगा कि इस विश्वविद्यालय में वर्षों से धर्मांतरण की गतिविधियां चल रही थी, समाज में अविश्वास फैल रहा था, स्थानीय समुदाय प्रभावित था और दर्जनों परिवार मानसिक, सामाजिक और धार्मिक दबाव में थे। और पूरी एक जनसंख्या का जो संतुलन है वो बदला जा रहा था, डेमोग्राफिक चेंजेस हो रही थी। पर अदालत में ये सवाल उठा ही नहीं, क्योंकि कानून का अक्षर पर अदालत में ये सवाल उठा ही नहीं, क्योंकि कानून का अक्षर तो कहता है कि शिकायतकर्ता प्रभावित व्यक्ति नहीं है और बस पूरा का पूरा मामला खत्म तुरंत एक झटके में। और समाज का नुकसान ना अदालत ने पूछा, ना किसी ने उसके लिए लड़ाई लड़ी और ना किसी ने उसके लोकल स्टैंडी को माना। जैसे समाज की पीड़ा कानून की किताब में फिट नहीं बैठती। और अदालत जहाँ कभी अक्षर की पूजा होती है, कभी उद्देश्य की। दोस्तों, कानून दो तरह से चलता है, लिखित कानून और कानून की आत्मा। और पर आज अदालतें कभी अक्षर में उलझ जाती हैं और कभी अक्षर छोड़कर सीधे संविधान को नया अर्थ देना शुरू कर देती है। राष्ट्रपति के आदेश की समीक्षा हो सकती है, ये उन्होंने तय किया हो, पर धर्मांतरण की रोकथाम ये उनकी प्राथमिकता नहीं दिखती। दोस्तों, कभी कोर्ट जो है मेंढक बन जाता है, कुएं का मेंढक बन जाता है जो बाहर की दुनिया देखता ही नहीं, तो कभी वो समुद्र की व्हेल मछली बन जाता है जो अपने मन मुताबिक हर चीज़ को निकल लेता है। फैसले किस आधार पर हों ये स्थिर नहीं है। कभी देश हित दिखता है, कभी मानवाधिकार दिखता है और कभी टेक्निकल पॉइंट। लेकिन पैटर्न सिर्फ एक बात पर नरम दिखाई देता है, जब मामला विशिष्ट समुदायों से जुड़ा हुआ हो। तो आज का असली डर ये है कि समाज सो रहा है, तंत्र तटस्थ है। क्या है? अल फला यूनिवर्सिटी, वैष्णो देवी का मेडिकल कॉलेज, प्रयागराज का विश्वविद्यालय, तीन कहानियां नहीं है, ये तीन चेतावनियां हैं। पर हिंदू समाज आज भी शांति के नशे में सोया हुआ है। हमारे संस्थानों से हमारे खिलाफ जाल बिछाया जा रहा है, पर समाज को कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकारें इसको सिस्टम की गलती मानती हैं और कोर्ट इसे टेक्निकल गलती मानती हैं और एनजीओ इसको मुद्दा ही नहीं मानते और मीडिया इसको टीआरपी नहीं मानता और समाज नींद को ही धर्म मान बैठा है। वैष्णो देवी कॉलेज की 42 सीटों का जो मामला है, अगर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और पहुंच जाएगा तो आप देखिएगा कि कोई भी सीट रद्द नहीं होगी। क्यों? क्योंकि तब मौलिक अधिकार याद आ जाएंगे और ये सवाल कि हिंदुओं के चढ़ावे से चलने वाली संस्था में हिंदू छात्र क्यों नहीं, ये सवाल संवैधानिक नहीं माना जाएगा। डॉक्टरों का जिहादी नेटवर्क पकड़ा गया। अब अदालत देखेगी कि उनकी गिरफ्तारी में कोई टेक्निकल खामी तो नहीं, देश की सुरक्षा कोई प्राथमिकता नहीं है। विकलेश हूँ मैं और मेरा काम है सच को सामने लाना।
विकलेश हूँ मैं और मेरा काम है सच को सामने रखना। और हमारे देश की संस्थाओं में एक असंगत प्रवृत्ति है कि कभी वो देश हित में आगे बढ़ती हैं और कभी वो टेक्निकलिटी के पीछे छिप जाती हैं, और इसी दरार में आतंकवाद, धर्मांतरण और विचारधारा का कब्जा दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। और मेरी आवाज़ इसलिए उठती है क्योंकि लाखों लोगों की आवाज़ सो चुकी है। हम फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, एक नए सच के साथ, और जब तक नया सच आपके सामने मैं लेकर आता हूँ, तब तक आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, मेरी इस वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नए एपिसोड में, नए मुद्दे के साथ, नए सच के साथ। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।